Hello viewers, how are you? Welcome to my channel The English Horizons. I am a host and coach Indresh Gautam. Dear viewers, in this video we shall try to explain the poem A Lament composed by Percy Bysshe Shelley and also try to have a glance at the life of the poet. So let's start without delay. डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे पोएम अ लामेंट को, जिसे कंपोज किया है पर्सी बिश शैली ने। लेकिन इस पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं ताकि आपको इस पोएम को समझने में आसानी हो। ये पोएम कवि ने घोर निराशा की अवस्था में लिखी है। और वो निराशा उसको क्यों थी? निराशा की वजह थी कि कवि 28 साल की उम्र में ही उसको महसूस होने लगा था कि वह बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसके शरीर में ऊर्जा और उत्साह नहीं रहा है, और इस वजह से उसको ये भी लगने लगा कि हो सकता है कि अब मृत्यु भी बहुत नजदीक हो। तो जो मृत्यु का ख्याल आते ही वो बेहद निराश हो गया था। तो ये उसका ये बुढ़ापा का एहसास उत्पन्न कैसे हो गई? इसके पीछे वजह है कि शैली बहुत ही आजाद ख्याल व्यक्ति थे, क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। समाज की दकियानूसी पुरातनपंथी चीजों का उन्होंने विरोध किया, जिसकी वजह से उस पुरातनपंथी दकियानूसी समाज में उनके बहुत विरोधी पैदा हो गए। उनको जीवन भर कटु आलोचना झेलनी पड़ी। इसके अलावा व्यक्तिगत जीवन में भी उनकी जो पहली शादी टूट गई और अपने विचारों की वजह से उनके पिता से ही उनका मतभेद हो गया। तो व्यक्तिगत जीवन में भी उनको काफी तनाव झेलना पड़ा। इस वजह से बहुत कम उम्र में ही वो मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके थे और उन्हें ऐसा अपने अंदर ऊर्जा और उत्साह महसूस नहीं हुआ। 28 साल की अवस्था में उनको लगने लगा कि वह काफी जैसे बूढ़ा हो गया है, और इस विचार से उनको लगने लगा कि यदि मैं बूढ़ा यदि इस समय महसूस कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरी मृत्यु भी नजदीक है। और इस वजह से वह बहुत ज्यादा निराश हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब ये संसार मुझसे छूटने वाला है। तो इस घोर निराशा की अवस्था में, ऐसी मनोदशा में उन्होंने इस पोइम को लिखा था। तो इसके एक एक लाइन में आपको घोर निराशा दिखाई देगी कवि की। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम मीन्स हे संसार, हे जीवन, हे समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिनके की अंतिम पायदानों पर मैं चढ़ रहा हूं। यहां कवि ने जीवन की तुलना किससे की है? एक सीढ़ी से की है। जैसे सीढ़ी में पायदान होते हैं, ऐसे जीवन को उसने तुलना की है किससे? सीढ़ी से, जिसके कि वो अंतिम पायदान पे अपने आप को महसूस कर रहा है। कहने का मतलब है कवि यहां पर वही बात कहना चाह रहा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जीवन अब बहुत लंबा नहीं बचा है, मृत्यु जैसे कि बहुत ही करीब है, और वह अपने आप अपने अंदर बहुत ही ज्यादा निराशा और ऊर्जा की कमी महसूस करता है, जोश की कमी महसूस करता है। तो ये निराशा उसके अंदर एक इतना ज्यादा एक भय पैदा करती है कि ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, कि मैं अब मेरा जीवन अब समाप्ति की ओर है। और वो कहता है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, मतलब एक तरीके से जैसे जीवन समाप्त यदि होता है तो उससे ये संसार भी जैसे कि अब छूटने वाला हो, है ना। तो उस संसार को इस बात से उसके अंदर बहुत ज्यादा पीड़ा उत्पन्न होती है कि अब उसने अपना जीवन, उसको जो जीवन मिला था वो बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, ये संसार भी छूटने वाला है, उसका संसार में उसका समय समाप्त होने वाला है। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, मैं जीवन के अंतिम पायदानों पर खड़ा हुआ हूं। तो कहता है कि trembling at that where I had stood before, trembling at that where I had stood before, मैं वहां खड़ा कांप रहा हूं जहां पर मैं पहले खड़ा हुआ था। मतलब आज मैं जहां खड़े होने में भी कठिनाई महसूस कर रहा हूं, वहां मैं पहले खड़ा हुआ था, आराम से स्थिर खड़ा हुआ था। इस बात को कहने का मतलब है, कवि कहता है कि उसने जीवन में कभी अपने आप को इतना कमजोर महसूस नहीं किया जितना कि वह आज महसूस कर रहा है। ट्रेमलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, पहले वो ऐसा कमजोर, ऐसा कांपता नहीं था,
लेकिन आज वह कांप रहा है। क्यों? वह मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका है, उसके अंदर ऊर्जा और उत्साह नहीं रहा है। तो आज वो अपने आप को असमर्थ महसूस पाता है। किस चीज के लिए असमर्थ महसूस पाता है? जीवन के आनंद को भोगने के लिए। और इसके साथ ही वह, हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्रेमलिंग एट द वेयर आई स्टूड बिफोर, मतलब जीवन में जो कार्य, जिन उसूलों के लिए वो सारी जिंदगी लड़ता रहा, उन उसूलों की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए भी उसके अंदर अब वह क्षमता, वह ऊर्जा, वह उत्साह, वह सामर्थ्य नहीं बची है। अब वह अपने अब पहले की तरह वो जुझारूपन उसके अंदर, अपने जुझारूपन में कमी महसूस करता है। और वह महसूस करता है कि अब मैं कांप रहा हूं, अब मैं वो जो काम मैं पहले कर सकता था, अब मैं वो नहीं कर पाऊंगा। ट्रेवलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, तो ये उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की कमी को ये दिखाता है। When will return the glory of your prime? वह अपने आप से सवाल पूछता है कि when will return, कब वापस आएगी glory of your prime, तुम्हारी युवावस्था का वह गौरव, मतलब तुम्हारी युवावस्था का वह गौरव कब वापस आएगा। प्राइम क्या होता है? प्राइम किसी व्यक्ति के जीवन में वह समय जब वह सबसे अधिक सफल और मजबूत स्थिति में होता है। शैली की लाइफ में वो सफल समय कब था? उसका अर्ली यूथ। तो आज से पहले उसकी लाइफ ऐसी नहीं थी, वह अपने आप को कभी कमजोर महसूस नहीं किया था इससे पहले, जैसा कि वो इस समय महसूस कर रहा है। तो वो पूछता है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, क्या अपने अर्ली यूथ का वह गौरव वापस कभी आएगा, जब व्हेन ही वाज मोस्ट सक्सेसफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। अपने आप से सवाल पूछते हुए वह स्वयं ही जवाब देता है, नो मोर, और नहीं, ओह नेवर मोर, और कभी नहीं। चलिए अब इस फर्स्ट स्टेंजा का हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेफरेंस मैंने नहीं लिखा है क्योंकि रेफरेंस दोनों स्टेंजर्स के लिए सेम रहेगा और सिंपल है, आप सभी लोग लिखना जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ एक बार। हम रेफरेंस लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ लमेंट कंपोज्ड बाय पर्सी बिश शैली। अब हम देखते हैं कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट स्टेंजा के लिए। इन दिस लाइन्स द पोएट मार्न्स द अर्ली लॉस ऑफ हिज यूथ एंड अप्रोचिंग डेथ। इन पंक्तियों में कवि विलाप करता है किस चीज के लिए? अपनी खोई हुई युवावस्था और पास आती हुई मृत्यु के लिए। एक्सप्लेनेशन है, दिस पोइम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ शैलीज अटर डिसअपॉइंटमेंट एट द अर्ली लॉस ऑफ हिज यूथ एंड नियरिंग डेथ। ये कविता शैली के घोर निराशा को, जो कि लॉस ऑफ यूथ यानी युवावस्था के चले जाने और नियरिंग डेथ मृत्यु के करीब आने की वजह से उत्पन्न हुई थी, उस घोर निराशा का प्रतिबिंब है ये कविता। द पोइट हैज लॉस्ट हिज फिजिकल एंड मेंटल टफनेस। कवि अपनी शारीरिक और मानसिक दृढ़ता खो चुका है। फीलिंग एज वीक एज एन ओल्ड मैन ही हैज प्रेमोनिशंस ऑफ हिज प्रीमैच्योर डेथ। अपने आप को ऐसा कमजोर महसूस करते हुए, जैसे कि एक बूढ़ा व्यक्ति करता है, उतना कमजोर महसूस करते हुए, ही हैज प्रीमोनिशंस ऑफ हिज डेथ, उसे अपनी ऑफ हिज प्रीमैच्योर डेथ, उसे अपनी समय से पूर्व मृत्यु का आभास होता है, अंदेशा होता है। अप्रोचिंग डेथ ट्रिगर्स द फियर ऑफ लूजिंग द वर्ल्ड एट सच एन अर्ली एज। करीब आती मृत्यु उसके अंदर कम समय में ही इस संसार को छोड़ जाने का एक भय पैदा कर देती है। तो इससे क्या होता है? अ क्राई ऑफ डिस्पेयर स्पर्ट्स फ्रॉम हिज हार्ट फॉर द स्लिपिंग टाइम। तो समय से हाथ से फिसलते हुए समय के लिए उसके हृदय से एक घोर निराशा की चीख निकलती है। कंपेयरिंग द लाइफ टू ए लैडर ही फाइंड्स हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन इट्स लास्ट रंग। जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करते हुए वह अपने आप को इसके अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ पाता है। Which implies that, जिसका अर्थ यह हुआ, he is about to reach the end of his life, कि वह अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचने वाला है।
दिस थॉट रेंडर्स द पोइट रेस्टलेस एंड डिस्टर्ब्ड। यह विचार पोइट को बहुत ज्यादा बेचैन और परेशान कर देता है। He shudders with fear and mourns his pitiable plight। वह भय से कांपने लगता है और अपनी दयनीय स्थिति का विलाप करता है, दयनीय स्थिति का दुख मनाता है। He recalls his early youth। वह अपने युवावस्था के शुरुआती दिनों को याद करता है। When he had faced every trouble successfully। जब उसने प्रत्येक परेशानी का सफलतापूर्वक सामना किया था। And emerged triumphant। जब और वह विजयी होकर बाहर निकला था। मतलब ये कि उसने सारी समस्याओं को दृढ़तापूर्वक उनका सामना करके और उनको खत्म करके विजय होकर उभरा था। His memories sharpen his pain and he asks himself। और उसकी जो यादें हैं उसके दर्द को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और फिर वह स्वयं से पूछता है If he will ever regain his lost youth। क्या वह फिर से कभी अपना खोई हुई अवस्था वापस पा सकेगा। एंड हेल्पलेसली एक्सेप्ट्स। और वह फिर असहाय होकर स्वीकार कर लेता है दैट ही विल नेवर गेट हिज स्ट्रेंथ बैक। कि फिर से कभी अपनी शक्ति वह वापस नहीं पा सकेगा। एज ही हैज अ लिटिल टाइम लेफ्ट। क्योंकि उसके पास अब बहुत कम समय बचा हुआ है। ये था फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टैंजा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। आउट ऑफ द डे एंड नाइट। आउट ऑफ का मतलब होता है मैं से। डे एंड नाइट मतलब दिन और रात। मतलब दिन और रात में से अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। एक खुशी है जो उड़ चुकी है, जा चुकी है। अब कहने का मतलब क्या है कि कवि के दिन और रात में अब खुशी नहीं रही। कहने का मतलब उसके जीवन में अब खुशी नहीं रही। खुशी नहीं रही मतलब क्या हो गया उसके जीवन में अब दुख है। उसके जीवन में अब सॉरो है, ग्रीफ है। अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। कोई खुशी है जो कि जा चुकी है और उसके जाने की वजह से कवि जो है हमेशा मायूस रहता है, हमेशा निराश रहता है। एक प्रकार की रिक्ति, एक प्रकार का खालीपन उसके हृदय में पैदा हो गया है जो कि हमेशा उसको उसके ऊपर छाया रहता है और उसको किसी चीज का आनंद नहीं लेने देता। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। उसके दिन रात में से खुशी जा चुकी है। मतलब उसके जीवन में अब कोई खुशी नहीं है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो। फ्रेश स्प्रिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु में सारे पेड़ पौधे उन पे नए पत्ते आते हैं, नए फूल आते हैं, वो सब कुछ फ्रेश, सारी नेचर लगता है जैसे कि अभी ताजा ताजा फ्रेश उसने एक आवरण ओढ़ लिया हो, तो फ्रेश स्प्रिंग होती है। एंड समर एंड विंटर होर मतलब गर्मी, एंड विंटर होर यानी सर्दियों का तुषार या पाला। तो कहता है फ्रेश स्प्रिंग समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। मेरे मूर्छित हृदय को किस चीज से मूव करते हैं, उसमें क्या भर देते हैं या किस चीज की प्रेरणा करते हैं वो मेरे मूर्छित हृदय में? विद ग्रीफ यानी दुख। कहने का मतलब है कि ये ऋतुएं, चाहे वो बसंत ऋतु हो, चाहे वह गर्मी हो या सर्दियों का पड़ने वाला पाला हो, वो ये सारी चीजें अब उसके हृदय में क्या पैदा करती हैं? दुख पैदा करती हैं। कहने का मतलब हुआ कि कवि आज इन चीजों का, इन ऋतुओं का आनंद लेने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। वह फ्रेश स्प्रिंग को देखकर आनंदित नहीं हो सकता, वह समर के आनंद को नहीं उठा सकता, वह सर्दियों के तुषार, सर्दियों के पाले की सुंदरता से स्वयं को अभिभूत महसूस नहीं कर सकता है। वह इन ऋतुओं में
मनुष्य को प्राप्त होने वाले आनंद का उपभोग करने में अपने आप को समर्थ महसूस नहीं करता है जैसा कि पहले किया करता था। अब उसको क्या है, उसके हृदय में ये चीजें क्या पैदा करती हैं, सिर्फ ग्रीफ यानी दुख पैदा करती हैं। उसका जो हृदय जो कि पहले से ही कोई खुशी ना होने की वजह से मूर्छित सी अवस्था में मुरझाया सा रहता है, उस हृदय में और ज्यादा ग्रीफ अब ये ऋतुएं भर देती हैं, और ज्यादा दुख ये ऋतुएं पैदा कर देती हैं। बट विद डिलाइट, ये ऋतुएं अब उसके हृदय में कोई सुख पैदा नहीं करती। तो वह फिर से अपने आप को याद करता है कि जब युवावस्था के शुरुआती दिनों में था तो ये चीजें बदलती हुई ऋतुएं, ग्रीष्म ऋतु हो चाहे बसंत ऋतु हो चाहे शीत ऋतु हो, इन सबके सौंदर्य का वह आनंद उठाता था, इन सबके सौंदर्य का आनंद उठाने में अपने आप को समर्थ महसूस करता था। पर आज वह इन सबके सौंदर्य का आनंद उठाने में अपने आप को समर्थ महसूस नहीं कर रहा है, बल्कि आनंद की बजाय ये ऋतुएं उसके हृदय में दुख पैदा कर रही हैं। तो पूछता है बट विद डिलाइट, क्या ये ऋतुएं उसके हृदय में अब कभी पहले की तरह, जैसे कि शुरुआती युवावस्था के दिनों में था कि ये चीजें, ये ऋतुएं उसको आनंदित करती थी। बसंत ऋतु का सौंदर्य हो, जब हर पेड़ पौधा पत्तियों से, नई पत्तियों और फूलों से लदा होता था, या ग्रीष्म ऋतु के अपने सौंदर्य हैं वो हों, या फिर शीत ऋतु में पड़ने वाला पाला हो, इन सब का आनंद वह पहले तो उठाया करता था, अब नहीं उठा पाता है। तो पूछता है कि क्या वह पहले की तरह ये सारी चीजें उसको सुख दे पाएंगी। तो वो सब फिर स्वयं ही जवाब देता है, नो मोर, और नहीं, ओह नेवर मोर, और कभी नहीं। नाउ कमिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेंजा, कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस स्टेंजा द पोएट रिवील्स दैट अ सर्टेन काइंड ऑफ एम्प्टीनेस स्टॉप्स हिम फ्रॉम बीइंग हैप्पी। वो कहता है कि एक प्रकार का खालीपन है जो उसको खुश होने से रोकता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, द पोएट सेज दैट नथिंग एंटरटेन्स हिम। कवि कहता है कि कोई चीज उसको अब खुशी नहीं देती है, खुश नहीं करती है। हैप्पीनेस हैज गॉन फ्रॉम हिज लाइफ, उसके जीवन से खुशियां जा चुकी हैं। क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ वॉइड इन हिज हार्ट, और उसके जाने से उसके हृदय में एक प्रकार का खालीपन पैदा हो गया है, एक रिक्ति पैदा हो गई है। दिस एम्प्टीनेस हैज मेड द पोएट मेलंकलिक एंड हिंडर्स हिज जॉयज। ये जो खालीपन है ये उस पोएट को दुखी कर देती है और उसके जॉयज, उसके आनंदों को आने से रोकती है, या ये कहें कि आनंदों का उपभोग करने से उसको रोकती है। He says that his days and nights are without relief। वह कहता है कि उसके दिन और रात अब बिना राहत के हैं। Some missing joy keeps hitting his mind। कोई खोया हुआ सुख, कोई खोया हुआ आनंद लगातार उसके दिमाग को, उसके मस्तिष्क को, उसके मन को हिट करता रहता है। And keeps hitting his mind and does not let him enjoy the pleasures of life and nature। और वह खोया हुआ आनंद जो उसके हृदय में एक खालीपन पैदा कर दिया है जिसने, वो लगातार उसके मन मस्तिष्क पर छाया रहता है, और वह खालीपन, और वह उसे किसी प्रकार के जीवन के और प्रकृति के आनंद का उपभोग करने से रोकता है, उसको उपभोग नहीं कर देता है। एवरी सीजन कम्स विद इट्स ओन जॉयज। प्रत्येक ऋतु अपने स्वयं के आनंदों के साथ आती है। बट नाउ द पोएट इज अनेबल टू एंजॉय द ब्यूटीज ऑफ फ्रेश स्प्रिंग। लेकिन अब कवि अपने आप को अनेबल यानी असमर्थ महसूस करता है किस चीज का आनंद का उपभोग करने के लिए, ब्यूटीज ऑफ फ्रेश स्प्रिंग, ताजा बसंत ऋतु का जो सौंदर्य है उसका उपभोग करने के लिए, या ग्रीष्म ऋतु के सौंदर्य का, या विंटर सर्दियों में प्राप्त होने वाले आनंद को उठाने में, उस आनंद का उपभोग करने में स्वयं को असमर्थ महसूस करता है। इन फैक्ट एवरी सीजन रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज गॉन डेज। दरअसल प्रत्येक ऋतु उसे अपने बीते हुए दिनों की याद दिला देती है। When he could relish the treats offered by nature, जब वह उन बीते हुए दिनों में प्रकृति के द्वारा दिए गए आनंदों का उपभोग कर सकता था। एंड दिस हाइटन्स हिज ग्रीफ, और ये बात उसके दर्द को और ज्यादा बढ़ा देती है, उसके दुख को और बढ़ा देती है।
Thus the beauties of nature have now become a source of pain instead of joy for him. इस प्रकार प्रकृति का जो सौंदर्य है वह उसके लिए अब एक दर्द का स्रोत बन जाता है बजाय की आनंद के स्रोत के। जो कि पहले आनंद का स्रोत हुआ करता था वो अब उसके लिए कि प्रकृति के जो सौंदर्य हैं वो अब उसके लिए दर्द के स्रोत बन जाते हैं। He yearns for the lost capabilities to obtain again. वह चाहता है कि उसकी जो खोई हुई क्षमताएं हैं वो फिर से उसको प्राप्त हो जाएं। He longs to be delighted by the beauties offered by the seasons again. उसकी तीव्र इच्छा होती है कि वह प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए सौंदर्य का उपभोग करने में फिर से समर्थ हो जाए। बट ही होपलेसली एक्नॉलेजेस, लेकिन वह निराश होकर स्वीकार करता है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू हैपन, कि अब ये होना संभव नहीं है। एज हिज टाइम इन दिस वर्ल्ड हैज ऑलमोस्ट रन आउट, क्योंकि संसार में उसका समय अब लगभग खत्म हो चुका है। नाउ ये दिस इज अ नोट ऑन सैलीज लाइफ। ये इस पोइम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है, वेरी मच रिलेवेंट टू दिस पोइम। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए इसको, जैसा कि पहले आपको पोइम से पहले बताया था, वही है। एक्चुअली सैलीज टेम्परामेंट वॉज वेरी लिबरल एंड ही वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ऑपरेशन इन एनी फॉर्म। सैली का जो टेम्परामेंट था, वह जो व्यवहार था, वह काफ़ी उदार था। वह हर प्रकार के अन्याय और दमन के खिलाफ था। He had to face fierce criticism in a society largely conservative. उसे बहुत ही ज़्यादा कटु आलोचना बर्दाश्त करनी पड़ी एक ऐसे समाज में जो कि बहुत ज़्यादा दकियानूसी था, बहुत ज़्यादा पुरातनपंथी था। His boldness earned him hostilities and a lifelong struggle. उसके जो साहस था, उस साहस ने उसको क्या दिया? दुश्मनी और लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल, और जीवन भर का संघर्ष। विच एग्जॉस्टेड हिज एनर्जीज एंड जील, जिसने की उसकी ऊर्जा और उत्साह को बिल्कुल समाप्त कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेन्ड रिलेशंस विद हिज फादर, इसके अलावा पिता के साथ तनावपूर्ण संबंध, द डिसोल्यूशन ऑफ हिज फर्स्ट मैरिज, पहली शादी का टूटना, एंड फाइनेंशियल ट्रबल्स स्पॉइल्ड हिज पर्सनल लाइफ एज वेल, और जो आर्थिक समस्याएं थी उसने उसके व्यक्तिगत जीवन को ही बर्बाद कर रखा था। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल विद नो रिलीफ टर्न हिम इनटू अ पैथेटिक फिगर, एक लंबा संघर्ष बिना किसी राहत के जो उसने किया, उसकी वजह से वह एक दयनीय व्यक्ति में बदल चुका था, जिसकी दशा बहुत खराब थी। जैसा कि इस पोइम से पता चलता है कि वह 28 साल की उम्र में ही अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगा था और उसे लगने लगा था कि अब मृत्यु भी बहुत करीब है। Dear viewers, we have completed the explanation of the poem A Lament by Percy Bysshe Shelley. So this is all for now. Thank you very much.